बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे और दो चर वाले रैखिक समीकरणों की हल करने की जो पहली विधि है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीख रखी है कि भाई अगर हम दो चरों के रैखिक समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीख रखी है। ठीक है, आज हमें इसकी दूसरी विधि सीखने हैं कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए जाएं तो उनका हम हल किसी दूसरी विधि से करें तो वो हम कैसे करेंगे। यहां पर वो विधि है, देखो, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं, आज हमें यह सीखना है। बच्चों, आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? हमने जब एक विधि सीख रखी है, ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करने की विधि सीख रखी है, तो हमें फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करने की क्या जरूरत है। बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें समीकरणों का हल कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे मान लें कि x बराबर, समीकरणों का हल कुछ इस प्रकार से आया कि x बराबर √2 आ जाए, या x बराबर √3 आ जाए, या y बराबर यहाँ पर 1.45 आ जाए, या यहाँ पर y का मान कुछ ऐसा आ जाए कि माइनस में 1.43 या कुछ मतलब ऐसा मान जिसको हम यहाँ पर रखने में अपनी कुछ समस्या समझें। मान लो कि इन मानों को रख दें, अगर x और y के मानों को ग्राफ पर लिखना चाहें तो बच्चों यहाँ बड़ी समस्या है, हम स्पष्ट इनको बना नहीं सकते ऐसे मानो। भाई यहाँ पर √2 का मतलब 1.414 होता है, तो भाई कहाँ पर इस बिंदु को ढूंढेंगे? उस बिंदु को ढूंढने में हमें असुविधा होती है। तो जब कभी समीकरण के हल में x और y के मान पूर्णांक ना आए, ऐसे समझो, बटे में आ जाए, जैसे मान लो यहाँ x बराबर 5/6 आ गया, भाई 5/6 आ गया। अब बताओ, हम x बराबर 5/6 यहाँ पर अगर ग्राफ पर बनाना चाहें तो कितनी मुश्किल है ना, मुश्किल। तो ये ऐसे प्रश्न जब आते हैं कि जिनमें x और y के मान इस प्रकार से आते हैं, पूर्णांक ना आए, ठीक है, तब हम इनको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि अपनाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बज्रगुणन विधि, ये अभी आगे की सारी प्रोसेस है। पहले आज हमें यहाँ पर पढ़ना है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं। देखो, यहाँ पर स्टेप 2-3 करने हैं और बड़े आराम से समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए हमें 2-3 स्टेप करना है। क्या क्या करना है, ध्यान से समझो। जैसे मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण लें और उससे बड़े आराम से सारी बात समझ में आएगी। उदाहरण छोटा सा ले लेते हैं, जैसे 2x + 3y बराबर यहाँ लिख दें 4। एक तो हमारे पास ये समीकरण है, और एक दूसरा समीकरण और कोई दिया जाए, मान लेते हैं x - 2y और बराबर में यहाँ पर मान लेते हैं 3 दिया जाए। ये हमें कोई दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों का हमें हल निकालना है। किस विधि से निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझो। पहले तो प्रतिस्थापन का मतलब समझो। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि प्रति स्थान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, ये कहलाता है प्रतिस्थापन। तो बस यहां भी ऐसा ही करना है। देखो, ध्यान दें, इन दोनों समीकरणों को पहले आप अच्छे से देखें। क्या देखें कि भाई यहां से एक समीकरण ये है, एक ये है। किसी एक समीकरण से, दो में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो। आप जो आपको सुविधा लग रहा है उसको निकालो, सुविधा के अनुसार निकालें। जैसे इसमें से x का मान निकालें तो ये सुविधा लग रहा है तो इससे निकाल लें, अगर इसमें सुविधा लग रही है तो इससे निकाल लें। हालांकि असुविधा तो किसी में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर यहां से x का मान निकाला जाए तो देखो, बिल्कुल एकदम सिंपल, ये एक पद केवल इधर ले जाओगे, x का मान निकल आएगा। और यहां से अगर x का मान निकालोगे तो यहां देखो, ये पहले एक पद को इधर ले जाओगे, फिर 2 का भाग लगाओगे, तब x का मान निकलेगा, है ना। तो इन दोनों में से हमने ऐसा ही बताया कि जो भी सुविधा के अनुसार जिस सरलतम रूप से x का मान निकल जाए, अथवा y का भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि x का निकालें, y का निकल सकता है सुविधा से, तो y का निकाल लो। x का अथवा y का किसी एक चर का मान निकालें एक समीकरण से। दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो, इतनी बात, ठीक है। तो हम यहां पर देखो दूसरे वाले समीकरण को कर लेते हैं। दूसरे इस समीकरण से देखो, दूसरे वाले से यहां से x का मान निकालें तो कितना होगा बच्चों? 3 + 2y होगा कि नहीं? ये x, ये माइनस का है, इधर भेजोगे तो 3 + 2y हो जाएगा।
ये निकला x का मान, और ये x का मान कहां से हमने निकाला? दूसरे नंबर से। तो रखना कहां है? पहले नंबर में रखना है। बात आई समझ में? नहीं आई? फिर से समझो। x बराबर 3 + 2y हमने यहां से निकाला, और यहां से निकाला। अगर यहां से निकालो तो फिर इसमें रखो, और इससे निकालते तो हम इसमें रखते। मतलब जिससे निकालो उसके बाद जो समीकरण बच रहा है उसमें रखना है। ये कहलाता है प्रतिस्थापन करना। यहां से x का मान प्रतिस्थापित यहां कर दिया गया है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। बस यहां देखो रखेंगे समीकरण 2 से x बराबर, ये कहां रखोगे? चलो इस पर हम 3 नंबर डाल देते हैं। यहां लिख दें x बराबर 3 + 2y कहां रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने ये मान कहां से निकाला है? 2 से निकाला है। 2 से मान निकालो तो आपको 1 में रखना है। ठीक है, यहां लिख दें। देखो 2 हमारा ज्यों का त्यों, x का मान लिखेंगे 3 + 2y लिखेंगे, प्लस 3y हमें ज्यों का त्यों रखना है, बराबर में 4 रखना है। देखो x का यहां से काम खत्म हो गया। x यहां से हमने प्रतिस्थापित कर दिया y के पदों में, यहां पर हमें ये समीकरण मिल गया। इस x के जगह पर 3 + 2y लिख दिया। हमारा 2 ज्यों का त्यों है, x का मान 3 + 2y ये लिख दिया, प्लस 3y प्लस 4। क्लियर बात है बच्चों? अब यहां से हमें y में समीकरण ये मिल गया, इसको हल करने से y का मान यहां ज्ञात हो जाएगा। देखो ध्यान दें, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 × 6 प्लस 4y प्लस 3y बराबर में 4 लिखते हैं। 4 और 3 ये दोनों प्लस में हैं तो जुड़ जाएंगे, 7y हो जाएगा। और ये 6 इधर भेज सकते हो तो 4 में से 6 घट जाएगा। 7y बराबर देखो माइनस में 2 बचेगा, 4 में से 6 घटाओगे -2, 7 से डिवाइड कर दें तो ये y बराबर -2/7 देखो निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ y का मान -2/7 निकल के आया है। इस y के मान को आपको क्या करना है? समीकरण नंबर 3 में रखना है, या फिर 1 में लिख दो, 2 में लिख दो। चूंकि समीकरण जो 2 है वही तो 3 है, वो तो एक ही बात है, केवल इसको हमने पक्षांतर करके रख लिया है। जो ये समीकरण है वही ये समीकरण है। तो इस मान को इन दोनों में से किसी समीकरण में आप रख सकते हो, अदरवाइज इसमें भी रख सकते हो। यहां से रखोगे तो x का सीधा मान निकाल आएगा। तो अब आपको क्या करना है? y का मान समीकरण 3 में रख दें। क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रख दें। देखो बिल्कुल एकदम आसान तरीका से 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 में जब रखोगे देखो कितना मिल जाएगा x का मान? ये है x बराबर 3 + 2 और y का मान कितना लिखोगे? माइनस में 2/7 लिखोगे। ठीक है, यहां से देखिए बराबर का निशान लगाओ। 3 यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये तो माइनस हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा 4/7 लिख दें। तो यहाँ देखिए 7 एलसीएम आ जाएगा। 7 या 21 - 4 लिखोगे। 21 में से 4 घटा दें तो कितना बचेगा बच्चों? 21 में से 18 नहीं 17 बचेगा। 17 और 4 21, ठीक है, बिल्कुल 17/7 हो जाएगा। ठीक है, ये x का मान हो गया। तो अब आपने देखा कि इसका हल यहां निकल के आया, x का मान 17/7 और y का मान यहां -2/7। ठीक है, ये देखो इसका आंसर है बच्चों। तो मेरे ख्याल से बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। केवल 3 स्टेप करने हैं। क्या करना है? पहले इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालें, और एक चर का मान जहां से निकालें, अगर दूसरे से निकालें तो पहले में रख दें, और पहले से निकालते तो दूसरे में रखते। इतना याद रखना है। हमने यहाँ दूसरे वाले समीकरण से x का मान निकाला तो हमें कहाँ रखना है? पहले में रखना है। पहले में रखने के बाद ये y में समीकरण बन गया, जहां से y का मान निकल आएगा, और ये y का मान उठा के आप यहाँ रखोगे तो x का मान निकल आएगा। बस यही उठा दो, इधर का उधर प्रतिस्थापन करना कहलाता है। बाकी x और y के जो मान निकलते हैं वही समीकरण का हल होता है। बच्चों हमने जैसा कि बताया था कि x और y के कुछ ऐसे मान निकलेंगे जिनको ग्राफ पर दर्शाना थोड़ा मुश्किल में हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न को आप ग्राफ से करना चाहते तो फिर इनके प्रतिच्छेद बिंदु ये निकलते, उनको ग्राफ पर दिखाना थोड़ा मुश्किल का काम था। इसलिए हम ऐसे प्रश्नों को जिनका हल पूर्णांक ना आता हो, देखो ये पूर्णांक नहीं है, x का मान y का मान क्या पूर्णांक है? नहीं है ना। तो पूर्णांक ना आता हो तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, या विलोपन विधि से, या बज्र गुणन विधि से। अब आगे और विधियां आएंगी, हमें पहले आज यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि समझना है। तो बच्चों बताओ, प्रतिस्थापन विधि की बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गई बात? प्रतिस्थापन विधि की क्लियर बात हो गई। एक चर से
एक समीकरण से, दो समीकरण दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण से जिसमें आपको सुविधा लग रही हो, उस समीकरण से एक चर का मान निकालो, चाहे एक्स का चाहे वाई का, एक चर का मान निकालो और फिर क्या करना है, उस चर के मान को हमें दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। फिर दूसरे वाले समीकरण में रखोगे तो दूसरे चर का मान निकल आएगा और उस चर का मान हमें पहले वाले समीकरण में रख देना है, तो समझो हमें पहला चर निकल आएगा। बस दोनों चरों के मान निकल आएंगे, बस यही आंसर है। सिंपल सा बिल्कुल प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर रहे हैं और फिर इसके बाद देखो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बड़े आराम से हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है बच्चों। देखो हम करते हैं स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम रैखिक समीकरण युग्मों का हल करेंगे। देखिए, हालांकि इससे पहले बच्चों कुछ उदाहरण दिए गए हैं और वो उदाहरण हैं जो पीछे हमने ग्राफी विधि से हल किए हैं। उन्हीं ग्राफी विधि के समीकरणों को हमें अब हमें प्रतिस्थापन विधि से पूछ दिया गया है। तो यहां अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से उन उदाहरणों को भी बड़े आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन देखो, इसको पहले रब कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला देखो, दो समीकरण कौन कौन से दिए गए हैं, x प्लस वाई और ये बराबर में दिया गया है 14, यहां पर है पहला समीकरण। ये दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 4 है, ये आपका दूसरा समीकरण है। बस इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से कह दिया गया है, स्पेशली कहा गया है कि भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करो। दूसरी विधि से हल करोगे तो आपको आंसर में आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क आपको तभी मिलेंगे जब आप बताई गई विधि के अनुसार हल करेंगे। इसमें पूछी गई विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। हम पहली वाली विधि जो आपकी ग्राफी विधि है उससे हल नहीं करेंगे, ठीक है, उससे नहीं करेंगे। हम क्या किससे करेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। बच्चों हमने बताया कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, बताओ। इसके लिए पहला स्टेप क्या बताया, पहला स्टेप बताया कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो। पहला स्टेप क्या है, किसी एक चर से एक समीकरण से एक चर का मान निकालो। तो जो भी सुविधा मिल रही हो उस समीकरण को हल करके एक चर का मान निकाल लो। देखो यहां से हमारी समझ में बड़ी सुविधा दिखाई दे रही कि x का मान सीधा ये y को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ तो x का मान निकल आएगा। बिल्कुल वैसे सुविधा यहाँ भी है, कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ से एक चर का मान निकालो, जैसे हम x का मान निकालें तो y को इधर ले सकते हैं। समीकरण 1 को अथवा समीकरण 2 से किसी से भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई असुविधा वाली बात नहीं है। दोनों बिल्कुल सिंपलर है। तो किससे निकालो, बताओ, बोलो किससे निकालना है बच्चों। चलो दूसरे से निकाल देते हैं। समीकरण 2 से ध्यान से समझो x का मान कितना होगा बच्चों, 4 प्लस वाई होगा या नहीं। दूसरा देखो, ये है ना समीकरण x बराबर, ये माइनस का है ना, इधर ले जाओगे तो 4 प्लस वाई हो जाएगा x का मान। और हमने बताया कि जो x का मान निकले उस पर हम 3 नंबर डाल दें, क्या दिक्कत है उसमें, है तो वही दूसरा वाला समीकरण, नंबर 3 डाल दिया। अब इस x के मान को यहां से निकाला है तो रखना कहां है, ऊपर वाले में रखना है, नंबर 1 में रखना है। तो आप लिख दें x का मान कहां लिख दें, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां पहले वाले समीकरण में रख देते हैं। देखो ये है x और इसको लिखेंगे 4 प्लस वाई लिखेंगे, बराबर में यहां देखो 14 लिखेंगे, ठीक है। यहां देखो 4 प्लस वाई और वाई को जोड़ें 2 वाई और बराबर इधर कर दें 14। यहां देखो प्लस का 4 इधर भेजोगे तो 2 वाई बराबर में हो जाएगा 14 माइनस 4, मतलब 2 वाई बराबर यहां पर 10 हो जाएगा। तो वाई बराबर 10/2 मतलब 5। इतनी बात ठीक है। वाई का मान हमने 5 निकाल लिया। इस वाई के मान को उठा के हम यहां रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। एकदम सीधी बात है। क्या करेंगे, यहां से देखो वाई का मान यहां लिखेंगे, वाई का मान समीकरण 3 में रख दें, ठीक है। 3 में रख दें, चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में लिख दें, किसी में लिख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सबसे मान एक ही आएगा। वाई का मान अगर यहां रखेंगे तो सीधा मान x का निकलेगा। देखो x बराबर 4 प्लस वाई और वाई का मान कितना लिखेंगे, 5। यहां से देख सकते हो x बराबर 5 4 9, देखो x का मान 9 हो गया।
तो इस तरीके से इसका हल x बराबर 9 y बराबर 5 हमें मिल रहा है। ये इसका देखो आंसर है बच्चों। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, डाउट हो, हमें बताएं। ठीक है, एकदम क्लियर। ठीक है, कहीं से भी डाउट होना नहीं चाहिए, कहीं से भी, बिल्कुल एकदम सारी बात क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। हमने बताया कि हमें 100 to 100 मार्क्स चाहिए, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई गुंजाइश वाली बात नहीं। सारे प्रश्न एक एक करके हल करवा रहे हैं। किसी प्रकार कोई डाउट है तो हमने बताया ठीक, यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं दूसरे सवाल से। भाई दूसरा सवाल क्या कहता है, ये तो आपका हो गया पहला सवाल। इसका जो दूसरा भाग है देखो, इस पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है दूसरे भाग में s माइनस टी बराबर 3। देखो इसको रब कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक एक करके सारे प्रश्नों को आप नोट करते जाएं, अच्छे से समझते जाएं, कोई प्रश्न छूटे ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए इसका ये पहले प्रश्न का जो है दूसरा भाग है, और ये कहता है कि ये समीकरण s माइनस टी बराबर में दिया गया है 3। ये पहला समीकरण है, जबकि दूसरा समीकरण दिया गया है s बटे में टी, s बटे में 3। क्या है, s बटे में 3 और प्लस में यहाँ है t बटे में 2 और बराबर में यहाँ 6 दिया गया है। इस तरीके से ये दूसरा समीकरण है। बस इनको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। जो प्रश्न कहता है उसी प्रोसेस से करना है, दूसरी कोई प्रोसेस नहीं करनी। कौन सी प्रोसेस करनी है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो बच्चों अब बताओ हमें किस, यहां से पहले वाले समीकरण से अगर s या t का मान निकालें तो सरल पड़ेगा, या दूसरे वाले समीकरण से s या t का मान निकालें तो सरल पड़ेगा। मेरे ख्याल से बड़ा आसान सा काम, x का मान यहां से निकल सकता है। समीकरण 1 से निकालें तो बहुत आराम से निकल सकता है। समीकरण 1 से s का मान 3 प्लस t हो जाएगा। ध्यान से समझो, माइनस का t है इधर भेज दिया। देखो किसी का भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले का निकालें कि दूसरे का निकालें। दो चर हैं, दो चर में से जौन से चर का मान आसान से निकल आए उसको निकाल लें। तो यहां से हमने s का मान आसान से निकाल लिया, माइनस का t था इधर भेज दिया, प्लस का t हो गया। तो s बराबर 3 प्लस t, इसको हम नंबर 3 डाल दें। तो हमने पहले से निकाला तो कहां रखना है, हमें दूसरे वाले में रखना है। अगर पहले से निकाला तो दूसरे में रखना है, और दूसरे से अगर निकालते तो हम पहले में रखते। हमने यही तो बताया आपको। अब इस s के मान को हमें कहां रखना है, दूसरे में। यहां लिख दें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, मान रखने पर। तो यहां देखो s का मान कितना लिखेंगे, 3 प्लस t लिखेंगे, अपॉन में 3 लिखेंगे, प्लस t ज्यों का त्यों। ठीक है, t ज्यों का त्यों। s का मान 3 प्लस t लिख दिया। देखो s का मान 3 प्लस t लिख दिया। 3 हमारा ज्यों का त्यों, प्लस हमारा ज्यों का त्यों, t बटे 2 ये ज्यों का त्यों, बराबर में 6 भी हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, हमने क्या किया, s का मान लिख दिया। यहां पर s जहां लिखा है वहां पर 3 प्लस t बटे में 3 ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, बराबर 6 ज्यों का त्यों। चलो इसको देखो 3 दूनी 6 एलसीएम लें, हल करें। कैसे हल करेंगे, 6 इसका एलसीएम आएगा। तो यहां पर देखो ध्यान दें, 2 का यहां मल्टीपल हो जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 2t, 2 का गुणा कर दें, प्लस यहां 3 का गुणा करें तो 3t, बराबर में यहां देखो 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से देख सकते हो, यहां पर है ये 6 प्लस 3 और 2 5t यहां पर मिलेगा। 2t ये है, 3t ये, 5t। 1 का गुणा करोगे 5t रहेगा। इधर देखो 6 का 6 में गुणा 36 लिख दें। अब यहां से आप देख सकते हो 5t बराबर ये 36 है, यहां पर 6 आप घटा सकते हो, यहां से प्लस 6 इधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो आगे 5t बराबर में यहां 30 बचेगा। 36 में से 6 घटाओ 30 बचेगा, और इस तरीके से यहां से t की वैल्यू हमें 30 बटे 5, 5 छक्का 30, 6 देखो आ गया। t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। देखो ध्यान दें, t का मान 6 आ गया। अब इस t के मान को हमें यहां रख देना है, बस s का मान ज्ञात हो जाएगा। यहां लिख दें t का मान समीकरण 3 में लिख दें, 3 में रखने पर। ठीक है, यहां देखो s बराबर 3 प्लस t, और t का मान कितना लिखेंगे, 6। तो यहां से s बराबर यहां देखो कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा। यहां से हमें जो इस समीकरण का हल मिला वो s बराबर हमें 9 मिला है,
और t बराबर हमें देखो 6 मिला है। ये हमारे इस समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, समझ में आ गई। मेरे ख्याल से आप सारे प्रश्न आप कर सकते हो बड़े आराम से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एक समीकरण से एक चर का मान निकालें, दूसरे समीकरण में रख दें, बस एक चर का मान ज्ञात हो जाएगा। उस चर का मान हमें किसी अन्य समीकरण में रखना है तो दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। बस इतना काम करना है। ठीक है, चलो इसको भी नोट करें। तीसरा इसका है नंबर 3 है ना। तीसरा भाग देखो, इसमें लिखा है कि एक समीकरण है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई और बराबर में यहां पर 3 दिया गया है। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा समीकरण यहां दिया गया है 9x माइनस में 3y और बराबर में यहां पर 9 दिया गया है। ठीक है, यहां पर 9, ये आपका दूसरा समीकरण दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करिए। थोड़ा गौर से समझें, गौर से समझें। देखो ध्यान दें बच्चों, है क्या, हमने आपको प्रोसेस जो बताई वो तो यह है कि एक समीकरण से हमें किसी एक चर का मान निकालना है, दूसरे में रखना है। ठीक है, रख के देखो। पहले यहां पर एक काम करते हैं, समीकरण 1 से निकालें y का मान, तो बड़े आराम से यहां से y का मान निकल सकता है। समीकरण 1 से, ध्यान से समझो, यहां से समझो, ये हमारे पास माइनस का y है, उसको यहीं छोड़ दो, बराबर का निशान लगाओ। 3 है, ये माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, यहां माइनस का गुणा करने समय तो ये प्लस का y हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा ये प्लस का 3x और ये माइनस का 3। ठीक, y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का देखो गुणा कर दिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो y का मान 3x माइनस 3 हो गया। और इस पर हम नंबर 3 डाल लें। अब इस y के मान को कहां रख दें, समीकरण 2 में लिख दें, क्योंकि 1 से निकाला है तो 2 में तो रखना है। लिख दें, यहां पर लिख दें y का मान समीकरण कहां रखें, y का मान समीकरण 2 में लिखें। 2 में रखने पर तो आप देख सकते हो यहां पर देखो 9x ज्यों का त्यों माइनस में 3 और y का मान हम 3x माइनस 3 लिखेंगे, बराबर में यहां 9 लिखेंगे। अब देखो ध्यान दें, 9x माइनस इस 3 का अंदर गुणा करोगे, 3 3 का 9x माइनस माइनस यहां लिख दें प्लस, 3 3 का 9 हो जाएगा, बराबर में इधर 9 देखो माइनस का 9x और प्लस का 9x कट जाएगा, तो 9 बराबर 9 आया बच्चों। यहां पर 9 बराबर 9 आया, एकदम सत्य बात है कि 9 बराबर 9 होता है। अब यहां पर x का मान तो नहीं आया, मतलब x के किसी भी मान के लिए हम कह सकते हैं, x का कुछ भी मान लिखें, हम ऐसा भी कह सकते हैं ये दोनों समीकरण एक ही समीकरण हैं, दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी। यहां पर देखो ध्यान दें, इससे इसका अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालें तो समान अनुपात आ रहे हैं। ऐसा आता है कि यदि a1/a2 बराबर में आ जाए b1/b2, बराबर में आ जाए c1/c2। अगर आपने पीछे वीडियो देखा होगा तो समझ में बात आ रही होगी कि हमने बताया था अगर तीनों अनुपात समान आते हैं तो समीकरण कैसे होते हैं, दोनों समीकरण संगत कहे जाते हैं, मतलब समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर रही होती है, तो यहाँ पर हलों की संख्या कितनी होती है, अनंत हल होते हैं। इसके समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर x का, इस पर जो x के y के मान आएंगे वही बिल्कुल इसके x और y के मान आएंगे। ठीक है, इस पर जो बिंदु आएंगे वही बिल्कुल इसके बिंदु होंगे। इसका मतलब इसमें हलों की संख्या एक निश्चित नहीं है, तो इसके हम हलों को ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत हल होंगे। इसके कितने होंगे, अनंत हल। आपको यहां पर क्या लिखना है, दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। क्या लिखना है, समपाती। दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समीकरणों से निरूपित रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी तथा इसके हलों की संख्या कितनी होगी, यहां लिख दें अनंत हल होंगे। इसके अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे, कुछ भी लिखते, ठीक है, अनेक हल होंगे। ठीक है, इसके हलों को हम ज्ञात नहीं कर सकते, बहुत ढेर सारे इसके हल होंगे,
क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं। हर बिंदु इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा और प्रतिच्छेद बिंदु ही हल होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऐसे बिंदु होंगे जिनके ऊपर से एक दूसरी रेखा जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे कि दोनों रेखाएं संपाती हैं तथा इसके कितने हल हैं, अनेक हल हैं। यहाँ पर इनके हलों को हम ज्ञात नहीं कर सकते, या ऐसे कहें कि यदि हम ऐसा कहें x बराबर के, तो ध्यान से समझो, अगर x बराबर के तब यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3k-3। यदि x का मान k रख दिया जाए तो y का मान 3k-3 हो जाएगा। मतलब x का मान k तो y का मान 3k-3। मतलब k मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। x का मान अगर k है तो y का मान इतना ही आएगा। k मतलब कोई भी संख्या, कोई पूर्णांक हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर बात है बच्चों? ये हो गया आपका थर्ड पार्ट है, इसका तीसरा भाग है। चलो इसके बाद देखो इसका चौथा भाग क्या है। चौथा भाग भी बेहद एकदम आसान है, पांचवा भी छठवां भी, सारे प्रश्न एकदम आसान से है। कुछ ना कुछ तो देखो टेक्निक यहाँ पर हर प्रश्न में प्रश्न दे देता है। अगर बिल्कुल सिमिलर रखेगा तो शायद फिर आप हल नहीं करोगे उसको। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ अलग सा दिखाई देने ही लगेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रश्न में जरूर होगा जो आपको अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पर अलग क्या दिखाई दे रहा है, 0.2x प्लस 0.3y और यहाँ पर बराबर में दिया गया है 1.3। दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y और ये बराबर में 2.3। यहाँ पर देखो दो समीकरण ये हमें दिए गए। ठीक है, अब इसको भी देखो प्रतिस्थापन से कैसे करोगे बच्चों। यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो दशमलव में है, तो यहाँ पर गणना थोड़ी कठिन हो सकती है। तो अगर गणना को सरलतम बनाना है तो बिल्कुल एक जादू मारना पड़ेगा। कैसा जादू? देखो ये दशमलव भाग जाए, दशमलव भाग जाए, ऐसा जादू यहाँ पर 2.5 फूंक मार दो भाई, ये दशमलव भागा चला जाए, एकदम यहाँ दिखाई ना दे बिल्कुल। बच्चों हर पद में ध्यान से देखो, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। तो इसका मतलब अगर पूरे समीकरण में 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये आपका एक अंक दशमलव का दाईं ओर खिसक जाएगा। 10 का गुणा करते हैं, एक अंक दाईं ओर खिसकता है दशमलव के नहीं। 100 का गुणा करने से 2 अंक दाईं ओर खिसकता है दशमलव। तो यहाँ पर हमें केवल एक अंक दाईं ओर खिसकाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें हमें 10 से गुणा कर देना है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम 10 का गुणा कर दें, और 10 का गुणा अगर कर दें तो देखो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना है। 10 का यहाँ, 10 का यहाँ, 10 का पूरे समीकरण में करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल करना है, पूरे समीकरण में 10 का गुणा करना है। यहाँ 10 का गुणा करोगे तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ 10 का गुणा करोगे 3y हो जाएगा, यहाँ 10 का गुणा करोगे तो 1.3 था ना, 10 का गुणा करोगे 13 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ भी देखो 10 का गुणा कर दो, ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा तो 4 गुणे x हो जाएगा, मतलब 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो ये दशमलव आगे पहुंच जाएगा, 5y हो जाएगा, और बराबर में यहाँ ये दशमलव आगे पहुंच जाएगा तो 23 हो जाएगा। इस तरीके से देखो ये इक्वेशन हमने इस प्रकार से बना लिए। अब हमें ऐसा लगने लगा होगा कि अब हमारा प्रश्न बिल्कुल पूर्ववत हो गया, पहले की भांत हो गया। अब इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से हम एक चर का मान निकालें और दूसरे समीकरण में रखें। किसी से भी रख सकते हो। देखो यहाँ पर दोनों प्लस में हैं, कोई माइनस में भी नहीं है। ठीक है, और दोनों में गुणांक भी, x का भी गुणांक है, y का भी गुणांक है। ऐसा भी नहीं है कि किसी में गुणांक ना हो। तो इसका मतलब बिल्कुल सिमिलर, पहला और दूसरा दोनों समीकरण बिल्कुल सिमिलर हैं। तो आप किसी को भी चुन सकते हो, चाहे पहले समीकरण को चुनो या दूसरे को चुनो, किसी एक से एक चर का मान निकालो और दूसरे में रखें। तो यहां पर लिख देते हैं, देखो समीकरण 1 को हम यहां पर लेंगे। ठीक है, 1 को ले लेते हैं, इसको लें यहां से। देखो तो ये हमारे पास ये हो जाएगा समीकरण 1 से 2x का मान कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y। ये 13 है और 3y प्लस का है, इधर भेजोगे तो माइनस का 3y। 2 से यहाँ डिवाइड कर दें तो x बराबर कितना होगा, x का मान 13 माइनस का 3y, और 2 से देखो डिवाइड कर दें तो ये x का मान निकल के आया। इस x के मान को हम 3 नंबर डालते हैं, और ये x का मान पहले समीकरण से निकाला है तो अब हमें दूसरे में रखना है। यहाँ लिख दें x का मान
x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे, सॉरी समीकरण 2 में है ना, यहां से निकाला तो यहां रखना है, समीकरण 2 में रखने पर तो यहां देखिए 2 में रख दें, 4 हमारा ज्यों का त्यों, x का मान लिखोगे 13 माइनस 3y बटे में 2, फिर प्लस 5y हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 5y, और बराबर में ये 23 को भी हम ज्यों का त्यों रखेंगे। फिर से समझो, 4 हमारा ज्यों का त्यों, फिर है x और x का मान ये 13 माइनस 3y बटे 2 लिखना है, फिर प्लस 5y और बराबर में 13। यहां देख सकते हो 2 से इसको 2 बार आप डिवाइड कर सकते हो, 13 का 2 में गुणा 26 हो जाएगा, माइनस 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6y लिख दें, प्लस का 5y लिखेंगे, बराबर में 23 लिखेंगे। पहले 26 को इधर ले जाओ, ये माइनस का 6y है, 5y घटेगा तो माइनस का 1y यहां बचेगा, माइनस का 6 प्लस का 5 तो माइनस का 1y बराबर यहां देखो लिखा है 23, और ये 26 इधर ले आओगे माइनस का 26 हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दें, y का मान देखो 3 हो जाएगा। यहां से हमने एक मान y का तो ज्ञात कर लिया, इस y के मान को उठा के हमें यहां रखना है समीकरण 3 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा, और x और y के मान ही हमें निकालने हैं, वही समीकरण का हल होता है। y का मान देखो 3 है ना, हमें कहाँ रखना है, 3 नंबर में रखना है, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यहां रखो, तो x बराबर ये है 13 माइनस में 3 इंटू y, और y का मान 3 लिख दें और बटे में 2 लिख दें, ठीक है, 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, तो यहां से देखिए x का मान 13 माइनस 3 का 9 बटे में क्या लिखेंगे 2, x बराबर 13 में से 9 घटाएं 4, 4 बटे 2 मतलब 2। अब आप देख सकते हो x का मान है 2 और y का मान यहाँ 3, ये इसका देखो आंसर है, ठीक है, कोई डाउट किसी को, सारे प्रश्न एक जैसे हैं, बस केवल और केवल थोड़ा ना कुछ यहाँ कभी तो बटे में कोई संख्या दे देगा, कभी दशमलव में दे देगा, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं, प्रोसेस सबके लिए एक ही है, ठीक है। इसको नोट करके अब हम लोग और आगे वाले प्रश्न पे आते हैं। देखो यहाँ पर ये अंडर रूट में x और y के गुणांक दिए गए हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें क्या है, ये हमारा जो 5वां प्रश्न है, इसमें यहां दिया गया है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y, और यहां पर बराबर में दिया है 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरा है यहां पर अंडर रूट 3x माइनस में अंडर रूट 8y, और यहां पर बराबर में दिया है 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। दोनों को बड़े आराम से हम हल कर सकते हैं। हमने आपको एक ही बात बताई कि एक समीकरण से एक चर का मान निकाले दूसरे में लिखें, बस यही प्रोसेस है, पूरी एक्सरसाइज इसी प्रोसेस से करनी है। तो बच्चों अगर हम यहां से देखो ये माइनस वाला पद इधर भेज दें तो बहुत आसान से प्लस में बदल जाता है। समीकरण 2 से निकालें तो ज्यादा हमें आसान सा काम लग रहा है। समीकरण 2 से यहां से देखो अंडर रूट 3x का मान कितना निकलेगा, अंडर रूट 8y, ये माइनस का है ना, इधर भेजेंगे तो अंडर रूट 8y प्लस का हो जाएगा। बस अंडर रूट 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे, x का मान हो जाएगा अंडर रूट 8y बटे में यहाँ पर अंडर रूट 3 से यहाँ देखो भाग हो जाएगा। तो ये x का मान निकला, इस पर हम 3 नंबर डाल लें, और ये x के मान को कहाँ लिखना है, 1 नंबर में, क्योंकि 2 से निकाला है ना तो 1 में रखना पड़ेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 1 नंबर में रख दें। देखो ध्यान दें, ये है अंडर रूट 2 और x का मान कितना लिखना है, अंडर रूट 8y बटे में लिखना है अंडर रूट 3। ठीक, ध्यान से इस पूरी बात समझ में आई। यहां देखो अंडर रूट 2 ज्यों का त्यों, x का मान हमने लिख दिया अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y, ये भी ज्यों का त्यों रखना है, और बराबर में 0। अब देखिए यहां इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा कर दो तो ये अंडर रूट 16 हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये भी अंडर रूट में है, ये भी है, 8 दूनी 16, अंडर रूट 16y, और बटे में लिखा है अंडर रूट 3
प्लस में अंडर रूट 3 बाई और इधर बराबर का 0। अब बच्चों यहाँ पर अंडर रूट 3 एलसीएम लें, कितना लेंगे अंडर रूट 3। यहाँ से आप देख सकते हो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट 16 का जो मान होता है कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पर आपको 4 बाई लिखना है। प्लस यहाँ बता दो इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा पूरा, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा पूरा 3 बाई और इधर करें 0। यहाँ देखो भाग में अंडर रूट 3 है तो इधर भेजोगे, गुणा में तो शून्य में गुणा करोगे पूरा शून्य हो जाएगा। 4 और 3 7, यहाँ हमें 7 बाई बराबर 0 लिखना है, तो यहाँ देखो या ऐसे कर दें 0 गुणे अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 का हमने गुणा कर लिया, हालांकि 0 हो जाएगा। 7 बाई बराबर कितना हो जाएगा 0, तो बाई का मान यहां से लिखेंगे 0/7 मतलब 0। ठीक, ये x का मान सॉरी यहाँ बाई का मान जो निकला है उसको कहां रखना है 3 नंबर में, यहां लिख दें बाई का मान कहां प्रतिस्थापित कर दें, बाई का मान समीकरण 3 में। देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, या रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर एक ही बातें हैं दोनों। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, यहां लिख दे देखो x बराबर अंडर रूट 8 बटे में अंडर रूट 3 और बाई का मान 0 लिखोगे पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर भी देखो 0 मिलेगा। x बराबर 0 बाई बराबर 0 इस समीकरण का हल है। ठीक है, x बराबर 0 बाई बराबर 0 इस समीकरण का हल है बच्चों। क्लियर बात हो गई, ये हो गया आपका 5वां नंबर। इसके बाद देखो इसी में एक और सवाल है आगे छठवां देखो इसमें बटे में लिख दिया गया है। हमने बताया कि हर प्रश्न को कुछ ना कुछ घुमा के तो पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसेस बदल जाए, बिल्कुल सेम प्रोसेस सबकी करनी है, सबको हल करने के लिए सेम प्रोसेस बिल्कुल करनी है। ठीक है, देखिए आपके पास ये है 6वां नंबर का प्रश्न। इसमें लिखा है 3x बटे में 2 माइनस में इधर है 5 बाई बटे में है 3, 5 बाई बटे 3 बराबर में इधर है माइनस में 2। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ लिखा है x बटे में 3 प्लस यहाँ है बाई बटे में 2 और बराबर में आगे लिखा है 13 बटे में 6, ये हमारे पास है। ठीक है, 13 बटे 6। अब क्या करना है ध्यान से समझो, अब क्या करना है, अब यहाँ इसको भी देखो हमने आपको बताया काम वही करना है, एक समीकरण से मान निकालें दूसरे में लिखें। और यदि यहाँ पर ऐसा आपको लग रहा है कि ये हमें बटे अटे वाली संख्या जो दी गई हैं ये कुछ दिमाग में कंफ्यूजन कर रही हैं, तो इनको खत्म कर दो भाई। खत्म कैसे करोगे, 3 दूनी 6 एलसीएम लें, 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर दें, इधर 6 का इधर कर दें, दोनों में देखो 6 एलसीएम आएगा ना, यहाँ भी 6 एलसीएम है, ऊपर भी 6 एलसीएम है। बस यहाँ से हम ऐसा करते, देखो ध्यान से समझना है, यहां पर क्या कर दें 6 का गुणा कर दें, या फिर ऐसे याद कर लो कि भाई इसका यहां गुणा इसका यहां गुणा, 3 दूनी 6 का यहां गुणा कर लें, ऐसे भी हो सकता है, बात एक ही है, लेकिन आपको प्रोसेस पूरी चलो हम करके दिखा देते हैं। ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। थोड़ा पहले समीकरणों को हल कर लेते हैं, अच्छा लगने लगे समीकरण ऐसा बना लें। तो हम समीकरण 1 को देखें, समीकरण 1 को देखें ध्यान से समझना। यहां पर देखो समीकरण 1 कैसे बनाएंगे, 3 दूनी 6 तो एलसीएम लें, यहां पर करेंगे 3 3 का 9x और प्लस सॉरी माइनस है, माइनस का 5 दूनी 10 बाई और इधर बराबर में माइनस का 2। हमने पहले वाले समीकरण में 3 दूनी 6 एलसीएम ले लिया, 3 3 का 9x माइनस 5 दूनी 10 बाई बराबर में माइनस का 2। अब यहां से 9x और ये आपका देखो 9x माइनस में 10 बाई बराबर में 6 दूनी 12 माइनस में 12, ये मान लेते हैं पहला वाला समीकरण है। अगर चाहो तो इस पर तीसरा भी नंबर डाल सकते हो, जो पहला समीकरण है उसका हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसी प्रकार देखो इसको भी लिख लो भाई, एक को क्यों छोड़ो, दूसरा भी उसी प्रकार बना लो। तो समीकरण 2 को भी हम इसी प्रकार से बना लें। देखो ध्यान दें, यहां भी देख सकते हो 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां से 2x प्लस 3 बाई और बराबर में यहाँ 13 बटे में 6 लिखा है, देखो 6 से 6 कैंसिल कर दें और हमें तो 2x प्लस 3 बाई बराबर में 13 मिल जाएगा। इस पर देखो 4 नंबर डाल दें बच्चों। यहाँ से अब हम ये लिखते मान लेते हैं कि ये हमारे दिए गए समीकरण हैं और इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।
तो बिल्कुल एकदम आराम से हम किसी एक से x का मान निकालें या y का मान निकालें, एक चर का मान निकालें। यहां से निकालोगे तो यहां रखना है और यहां से निकालोगे तो यहां रखना है, वही पुरानी वाली प्रोसेस। देखो इसको देखो, इस यहां से अगर x का मान निकालें तो माइनस का 10y पहले इधर ले जाए। समझो समीकरण 3 को पहले देखो, ध्यान दें। समीकरण 3 से हम यहां से 9x का मान पहले देखो निकालेंगे। 9x इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, 10y। 10y आपका प्लस में हो जाएगा और माइनस का 12 तो पहले से लिखा है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 12 पहले ही से लिखा है। अब 9 का अगर भाग कर दें तो x बराबर हो जाएगा 10y माइनस में 12 बटे में 9। ये इस पर एक और नया नंबर डाल देते हैं 5। ठीक, ये हमने देखो x का मान निकाल लिया और इस x के मान को कहां से निकाला हमने, याद करो, यहां से निकाला था। तो अब रखना कहां है, इसमें रखना है। x का मान कहां रखना है, ये 4 नंबर वाले समीकरण में रखना है। यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या लिखें, यहां x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 नंबर में रख दें। तो यहां देखो 2 इंटू x का मान कितना लिखोगे, लिखेंगे 10y माइनस में 12 और बटे में 9, फिर प्लस 3y लिख दें और बराबर में यहां लिखेंगे 13। ठीक, बराबर में 13। अब देखो ध्यान दें, 2 का इधर गुणा करोगे 10 दूनी 20y माइनस 2 का यहां गुणा करोगे 12 में तो 24 मिलेगा और बटे में यहां पर लिखा है 9 माइनस का यहां है प्लस का है 3y और बराबर में यहां है 13। तो यहां भी देखो अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 9। यहां लिख देते हैं 20y माइनस का 24 और प्लस 9 या 27y लिखना है, बराबर में यहां लिखेंगे 13। ठीक है, अब बताओ ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जोड़ोगे तो 47 हो जाएगा। ध्यान से 20 और 27 कितना होगा, 47। तो 47y माइनस में 24 और यहां पर 13 गुणा 9 लिख दें, ये 9 इधर भेज दें, 9 का गुणा हो जाएगा। देखो 47y माइनस में 24 बराबर 13 निम्मा 117 होता है, बिल्कुल होता है, 13 निम्मा 117 लिख दें। अब ये माइनस का 24 इधर भेज दें तो यहां पर देखो 47y बराबर 117 प्लस 24 लिख दें। 47y बराबर दोनों को जोड़ो 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 4 लिख दें और 1 लिख दें। अब 47 से भाग करो तो y बराबर 141 बटे में 47 लिखो। अब बताओ कैसे ये कटेगा भाई, यहां पर y का मान कितना आएगा, इसको डिवाइड कर सकते हो क्या, 47 से ये डिवाइड होगा क्या, देखो हम करते हैं भाई देखो 3 बार शायद डिवाइड हो रहा है, 3 बार, 3 का गुणा करके देखो इतना होता है कि नहीं, 3 बार डिवाइड होगा, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12 और 2 14, बिल्कुल सही है बच्चों, 3 बार ये डिवाइड हो रहा है, y बराबर 3 आएगा। कितना आएगा, y बराबर 3। ये 47 से इसको डिवाइड करोगे 3 बार होगा, y बराबर 3 हो गया। अब इस y के मान को उठा के आप यहां रख दो तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, है ना। क्या करना है, y का मान यहां कहीं लिख दें, यहां लिख देते हैं, यहां लिख दें y का मान समीकरण कहां पर लिखना है, 5 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। यहां पर देखो x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर 10y का मान कितना लिखें, 3 माइनस में 12 बटे में 9, माइनस का 12 और बटे में कितना लिखें, 9, तो 10 या 30 माइनस 12 बटे 9 लिखें। 30 में से 12 घटाओ कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 बटे 9 का मतलब 9 एकम 9, 9 दूनी 18। देखो x का मान कितना आ गया बच्चों, 2। x बराबर 2, y बराबर 3 इस समीकरण का हल है, x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, क्लियर बात है। तो बच्चों इस तरीके से ये देखो आपका छठवां कंप्लीट होता है। हमने जैसा कि बताया कि आपको प्रोसेस एक ही करनी है, हर प्रकार का कोई भी प्रकार का अगर प्रश्न मिलता है तो बस एक काम करना है कि 2
दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को पहले चुनें, उसमें से एक चर का मान निकालें और उस एक मान को जिससे हमने x का मान निकाला या y का मान निकाला, जिससे हमने चर का मान निकाला, उस चर के मान को हमें दूसरे समीकरण में रखना है, तो हमें दूसरा चर का मान ज्ञात हो जाएगा। हर प्रश्न को इसी प्रकार करना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दो समीकरण यहाँ दिए गए हैं, लिखा है इनको हल करिए। और फिर इसमें एक बात और पूछी गई है कि इससे m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। ऐसी बात यहाँ पर, चलो यहाँ इस बात को बाद में समझेंगे, पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके देखते हैं। यहाँ पर है ये आपके पास दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर देखो पहला समीकरण लिखा है 2x प्लस में लिखा है 3y और बराबर में दिया गया है 11। ये पहला समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस में 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ये हमें दूसरा समीकरण दिया गया है। बस इन दोनों को पहले हल करना है, और वो भी विधि अपनानी है प्रतिस्थापन, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिस्थापन वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से ही सब सवालों को लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इन दोनों समीकरणों में से कौन सा हम समीकरण को चुनें और उससे हम एक चर का मान निकालें। आसान जो बात है ना वो ये होती है कि अगर माइनस वाला, इन दोनों में से कोई माइनस का है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो उसको चुनोगे तो ये माइनस वाला पद इधर ले जाओगे, प्लस का हो जाता है, ठीक है। माइनस वाला प्लस का होता है, प्लस वाला माइनस का होता है। यहाँ भी हालांकि प्लस है, तो इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ से दूसरे वाले को चुनोगे तो शायद मेरे ख्याल से गलती होने के चांसेस कम होते हैं। समीकरण 2 को यहाँ चुनें। समीकरण 2 से यहाँ से देखो 2x का मान पहले निकालो, तो ये माइनस का है, इधर भेजोगे 4y प्लस का हो जाएगा, माइनस 24 हमारा ज्यों का त्यों। अब 2 से भाग कर दें तो x का मान हो जाएगा 4y माइनस में 24 और बटे में कितना 2। यहाँ देखो इसको हम 3 नंबर डाल दें। x का मान ये निकल के आया, इस x के मान को हमें कहाँ रखना है, क्योंकि हमने दूसरे नंबर से निकाला है, तो इस मान को कहाँ लिखना है, पहले नंबर में लिखना है, समीकरण 1 में लिखना है। कहाँ लिखना है, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, यहां पर देखो हम x का मान लिखें, तो x का मान यहां लिखोगे, देखो 2 और x का मान कितना लिखो, देखो 4y माइनस में 24 बटे में 2 लिखें, प्लस 3y हमारा ज्यों का त्यों लिख दें, बराबर 11 है वो भी ज्यों का त्यों लिख दें। देखो इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हो। यहां से देखो 4y माइनस का 24 और प्लस का 3y बराबर में 11, यहाँ प्लस तो 7y हो जाएगा, 4 3 7। यहाँ माइनस का 24 इधर ले जाओ तो प्लस का 24 और इसमें 11 जोड़ो, 7y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 35 हो जाएगा। y बराबर कितना होगा, 35 बटे 7, 7 पंचे 35, y का मान देखो यहाँ से 5 हमें मिल रहा है। और इस y के मान को कहाँ रख दें, समीकरण 3 में। हमें यहां लिखना है y का मान समीकरण 3 में लिखना है। 3 में रखने पर यहां देखो तीसरे नंबर पर रखें तो x का मान यहां कितना मिलेगा, 4 इंटू y का मान कितना लिखोगे 5, 4 इंटू y का मान 5, माइनस का लिखेंगे 24 और बटे में लिखेंगे 2। तो इस तरीके से 5 चौको 20, 20 माइनस 24 बटे 2, 20 में से 24 घटाओगे माइनस का 4 बटे में 2, तो माइनस का 2 मिलेगा। इस तरीके से x का मान -2 और y का मान यहाँ से 5 हमें मिलेगा। यही इसका हल है, ठीक है। बाय द वे बच्चे, कभी दिमाग में ऐसी गड़बड़ी आ जाए कि पता नहीं हमारा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, पता नहीं हमारा ये आंसर ठीक है भी या नहीं, तो हमें एक विधि है जिससे हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है। क्या विधि है, इन दोनों x और y के मानों को उठा के आप किसी समीकरण में रख दें। यदि समीकरण संतुष्ट होता है तो समझो हमने बिल्कुल एकदम x और y के मान सही निकाले हैं। आप यहां देख सकते हो, देखो इसको चेक करके बता दें। 2x का मान यहां लिख दें माइनस का 2 और प्लस 3 और y का मान यहां लिख दें 5। इसको हल करें पूरे को, यहाँ 11 अगर आता है, देखो बराबर में 11 है ना, ये पूरा हल 11 के बराबर आ जाए
तो समझो ये हमारे x और y के मान एकदम सही लिखे हैं। देखो यहाँ पर 2 का 2 में गुणा 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा, 3 का 5 में गुणा 3 पंचे 15 हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही बात है, 15 में से 4 घटाओगे 11, 11 बराबर 11 हो गया कि नहीं। समीकरण संतुष्ट हो जाना चाहिए। यदि समीकरण संतुष्ट होता है तो जो हमने x और y के मान निकाले हैं अर्थात समीकरण का हल जो निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है। अब बच्चों एक प्रश्न यहां पर और इसी में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है कि अगर देखो कुछ और एक प्रश्न यहां पर जोड़ा गया है, लिखा है इसमें कि m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमसे m का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है? m का मान बताओ, जबकि रेखा यहां पर y बराबर mx प्लस 3 दी गई है। देखो ठीक है। अब बच्चों यहां पर m का मान ज्ञात करने के लिए x और y के मान हमने जो निकाल लिए वो यहां पर रखना है। क्या रखना है? x बराबर माइनस का 2 लिखना है, y बराबर में 5 रखने पर इनको यहां पर रख देते हैं समीकरण में। तो यहां देखो y का मान तो 5 लिखना है, बराबर m का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, x का मान लिखना है माइनस का 2 प्लस 3 हमारा ज्यों का त्यों। यहां पर देखो 5 बराबर माइनस में 2m प्लस 3, इस माइनस 2m को इधर ले आओ, प्लस का 2m हो जाएगा, बराबर में 3 माइनस 5 कर दें, 3 हमारा ज्यों का त्यों, 5 इधर ले जाओ माइनस का 5 हो जाएगा। 2m बराबर माइनस का 2, m बराबर कितना होगा? माइनस का 2/2, मतलब m का मान -1 हो जाएगा। m बराबर कितना होगा? -1। m बराबर -1 हमसे यही पूछा गया था, m का मान बताओ जिसके लिए x के और y के ये मान हैं। ये प्रश्न कहता है। ठीक है। x और y के मान हमने यहाँ पर रख दिए इस समीकरण में। जो रेखा हमें दी गई थी y बराबर mx प्लस c मतलब 3 दिया गया है, तो यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3 वाली रेखा में x और y के मान हमने ये रख लिए, m का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखो। तीसरे प्रश्न में कुछ इबारत वाले प्रश्न दिए गए। ठीक है। उनको हमें अच्छे से रीड करना है और फिर इसके बाद में हम उनको हल करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। हर प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए। समीकरणों के युग्म हमें बनाने हैं, फिर इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये है इसका पहला पार्ट तीसरे प्रश्न का। यहाँ तीसरे प्रश्न में भी आगे आगे और कुछ भाग हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न पूछे गए हैं भाई। तो पहला प्रश्न देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? देखो ध्यान दें, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और लिखा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो यहां पर दो संख्याएं मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x और y हैं, x व y है। इसमें से एक कोई बड़ी मान लेते हैं, मान लेते हैं x बड़ा है y छोटा है। ठीक, हमने ये मान लिया कि x इसमें बड़ा है y इसमें छोटा है। तो दोनों का अंतर 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाओगे तो हमें अंतर मिलता है। बस यहाँ x बड़ा अगर हमने मान लिया तो इस x में से y घटा दें तो अंतर हमें 26 मिल जाएगा। देखो पहला तो आपका ये पहली शर्त से एक समीकरण तो यहां बन गया x माइनस y बराबर 26। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि जो हमारी दूसरी वाली संख्या, देखो क्या है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या कितनी है? जो बड़ी वाली है वो कितनी है? छोटी वाली की 3 गुनी है, 3y के बराबर है। ये बड़ी संख्या एक संख्या दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है, तो x का मान है वो y का 3 गुना है। एक शर्त ये हमारी हो गई। दूसरी शर्त से हमने दूसरा समीकरण बना लिया। बस इन दोनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। यहाँ x का मान ये है, तो 3y, इसको हम यहाँ रख लें। इस x का मान 3y को यहाँ रख दें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? देखो लिख दें x का मान कहाँ से? समीकरण 2 से। दूसरा से हमने x का मान यहाँ दिया ही जाए, सीधा हमें पक्षांतर भी नहीं करना, एकदम काम सही है बिल्कुल। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो x का मान 3y लिख दें, माइनस में 3y हमारा ज्यों का त्यों, बराबर में यहाँ लिखेंगे 26। 3y में से 1y घटा दें, 2y बराबर में 26। तो यहाँ से देखो y का मान 26/2
26/2 मतलब 13, ठीक। और ये y का मान हम यहां रख दें, y का मान समीकरण 2 में लिख दें। 2 में रखने पर तो यहां देखो x का मान निकल आएगा, x बराबर 3 × 13, x का मान 13, 13 × 39 मतलब x का मान यहाँ 39 निकल के आया है। तो यहाँ पर एक संख्या हो गई 39, तो यहाँ पर हमसे जो संख्याएं पूछी गई थी वो निकल के आ गई। कौन कौन सी? एक 39 और एक 13। यहाँ पर x जो है वो बड़ा है, देखो y है वो छोटा है। क्लियर है बात? 39 और 13 यहाँ पर दो संख्याएं हमसे पूछी गई थी, वो हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, इसका पहला भाग हो गया। इसके बाद देखो दूसरे भाग की बात करें। दूसरे भाग में ऐसा कहता है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। संपूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, हमें बताओ। तब तक दिमाग पूरी बात लगाओ भाई। संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक, जल्दी से बताओ, संपूरक कोण क्या होते हैं बच्चों? ऐसे कोण संपूरक होते हैं जिनका योगफल 180 अंश होता हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश है संपूरक कोण कहलाते हैं। हम यहां पर मान लेते हैं, देखो ये है हमारे पास चौथा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग है ना, तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग है और इसमें ये लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोण है। तो मान लेते हैं, माना एक कोण x है, एक x मान ले, एक y मान ले, दोनों कोणों को ऐसे लिख लें। ठीक है, माना एक कोण x तथा दूसरा कोण y है। ठीक, अगर ये दोनों संपूरक हैं, माना दो संपूरक कोण, ऐसा लिख दें। क्या लिख दें? माना दो संपूरक कोण, माना दो संपूरक कोण x व y हैं। दो संपूरक कोण x और y हैं और इन दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। अभी हमने बताया दो अगर कोण संपूरक हैं तो इनका योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अब आगे प्रश्न कहता है कि इसमें से एक बड़ा वाला कोण छोटे वाले से 18 अधिक है। बड़ा इसको मान लेते हैं, बड़ा कोण बराबर छोटे वाले से 18 अधिक है। लो, इसको भी हमने लिख दिया भाई। बड़ा कोण ये मान लिया हमने, पहला वाला बड़ा है तो बड़ा बराबर कितना है? छोटे वाले से, मतलब इससे 18 अधिक है तो 22 से 18 अधिक कर लिया। ठीक है, ये हो गई दूसरी वाली शर्त। प्रश्नानुसार हमने लिखा है, अपने तरफ से नहीं लिखा है। ठीक है, दोनों समीकरणों को हल करें, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो x का वाला ये वाला मान उठा के हमें यहां रखना है। क्या कर दें? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दें भाई। x यहां ये x है, इसको लिखेंगे y + 18 और प्लस y हमारा ज्यों का त्यों, बराबर में 180 भी ज्यों का त्यों। y और y दोनों को जोड़ो, 2y हो जाएगा। 180 - 18 लिखें, प्लस 18 इधर जाएगा, -18। तो यहां से देखो 2y बराबर 180 में से 18 घटा के लिखें। 10 में से 8 घटाएं तो 2 मिल जाएगा। यहाँ 7 में से 1 घटाएं तो 6 मिलेगा, 162। और 2 से अगर भाग कर दें तो y बराबर हो जाएगा 162/2। 2 से डिवाइड करो भाई, 2 8 16, 2 एकम 2, y बराबर 1। y का मान 1 आ गया और इस y के मान को उठा के हमें यहां रखना है। ठीक है, तो यहां लिख दें y का मान कहां रखें? 1 नंबर में, है ना। y का मान समीकरण 2 में लिख दें। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 नंबर में रखो। देखो x का मान ज्ञात हो जाएगा। x बराबर y का मान कितना लिख दें? 81 + 18 लिख दें। y का मान 81 + 18 हमारा ज्यों का त्यों, तो x बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा कोण हमारा कितना है? बड़ा कोण जो है वो 99 है और जो छोटा कोण है वो कितना है? देखो
छोटा कोण जो है वो आपका है 81 81 है। ये दोनों देखो संपूरक कोण हमें ज्ञात हो गए। ठीक है बच्चों, दोनों संपूरक कोण मिल गए। बड़ा कोण इसका 99 है, छोटा कोण इसका 81 है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले प्रश्न पर। देखो तीसरे प्रश्न पर देखो बच्चों, कुछ अब आपके लिए छोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, आपको भी पूरा करना है। ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ा रहेंगे, बिल्कुल एकदम इधर उधर नहीं भटकना है, पूरे अंत तक वीडियो पर जाना है। थोड़ी देर और, बस थोड़ी बहुत देर, थोड़ी देर और रुकना है, पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। देखो हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें यहां पर 3800 रुपए में खरीदी। देखो ध्यान दें, इसका ये तीसरा भाग है, तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग। क्या खरीदा उसने? बल्ला खरीदे और गेंदें खरीदी। कितने बल्ले कितने गेंदें खरीदी? ध्यान से देखो, कितने बल्ले कितने गेंदें खरीदी। लिखा है इसने 7 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, 7 बल्ले खरीदे, 6 गेंदें खरीदी। टोटल मिला के कितने रुपए दिए उसने? यहां पर रुपए दिए 3800। कितने रुपए दिए? 3800। इसके बाद आगे क्या किया उसने? फिर दोबारा से गया वो बाजार की दुकान पर, 3 बल्ले और 5 गेंदें फिर खरीद ली। 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदें खरीदी, और ये आपको कितने रुपए में अब मिल गई? ये आपको मिली हैं 1750 रुपए में मिली। कितने में मिली? 1750 रुपए में मिली। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि बल्ले कुछ खरीदे और यहां पर गेंदें खरीदी। 7 बल्ले 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपए में, 3 बल्ले 5 गेंदें दोबारा बार में खरीदी तब 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रश्न आपसे ये पूछता है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, बताओ। प्रत्येक का मतलब हर एक गेंद का, हर एक बल्ले का मूल्य पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य X रुपया है और गेंद का मूल्य Y रुपया है। माना बल्ले का मूल्य, एक बल्ला लिखो, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य बराबर X रुपया, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर Y रुपया है। अब हुआ ये कि 7 बल्ले खरीदे गए तो भैया 7x रुपए देने पड़ेंगे। 6 बॉलें खरीदी, एक बॉल 22 रुपया की, 6 बॉलें 6 22 रुपए की हो जाएंगी। तो ये हो गए, देखो बल्ला खरीदने के पैसे इतने लगे, गेंद खरीदने के पैसे इतने लगे, दोनों को मिलाकर के रुपए उस पर लगे 3850। 3850 नहीं, 3800 रुपए देने पड़े। ठीक है, ये देखो पहला इक्वेशन बन गया, किसी को कोई डाउट? इसी प्रकार बिल्कुल देखो दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा। एक बल्ला X रुपए का है, 3 बल्ले 3x रुपए के हो जाएंगे। एक गेंद 22 रुपए की है, 5 गेंदें 5 22 रुपए की होंगी। टोटल मिला के यहाँ पर 1750 रुपए खर्च करने पड़े। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब बच्चों इन दोनों को हल करो। अब आपको करना है, अब आपको करना है किसी एक समीकरण से x का मान निकालो या y का मान निकालो। x का मान यदि यहां से निकालोगे तो यहां रखना है, या y का मान निकालोगे यहां से तो आपको यहां रखना है। एक चर का मान एक समीकरण से निकालो, दूसरे समीकरण में रखो। इतना ही काम करना है, इसको आप खुद करोगे। ठीक है, कर सकते हो बड़े आराम से। इसके बाद देखो आपके लिए ये होमवर्क हो गया। इसके आगे का देखो प्रश्न क्या कहता है भाई। इसके आगे वाले प्रश्न पर आते हैं। देखो चौथा प्रश्न लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए भाड़ा 105 रुपए लगता है। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, और यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर वो 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये भी आपको बताना है। देखो ध्यान दें बच्चों, होता यह है कि जब टेम्पू पे आप बैठो तो टेम्पू वाला ये कहता है कि भाई बैठोगे तो कुछ एक नियत भाड़ा तो देना ही देना है। फिर इसके अतिरिक्त जितने किलोमीटर आप चलोगे वो उसका अलग देना है। ठीक है, ये नियम उनका है
कि उसका एक नियत भाड़ा है और नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर जितना आप चलोगे वो उसमें सम्मिलित बाद में हो जाएगा। देखो समझते हैं नियत भाड़ा कितना है। देखो ये आपका चौथा पार्ट है शायद, है ना, चौथा ही तो है, तीसरे प्रश्न का चौथा भाग। माना टेम्पू का नियत भाड़ा बराबर x रुपया है। x रुपया तो उसने नियत कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया कि भैया x रुपया तो हमें बैठने का चाहिए। अब प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा है, देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना है, मान लेते हैं ये 22 रुपया है। 1 किलोमीटर का 22 रुपया लग रहा है। तो जब व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा तो x रुपए तो उस पर बैठने के चार्ज है समझो, और 1 किलोमीटर जाएगा तो 1 22 रुपया लगेगा बैठने का। 1 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा x प्लस 1 22। यदि व्यक्ति 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर, तो बैठने का x रुपया लगेगा, और 1 किलोमीटर का 1 रुपया, 2 किलोमीटर का 2 रुपया। तो कुल मिला के 2 किलोमीटर जब वो यात्रा करेगा तो ये x रुपए बैठने का, 2 22 रुपया 2 किलोमीटर का लगेगा चार्ज। तो कुल मिला के x प्लस 2 22 रुपया उसको देना पड़ेगा। बात आ रही समझ में कि नहीं? आगे जो जैसा प्रश्न कहता है हम वैसा ही करेंगे। देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी जब वो चला तब 105 रुपया उसने भाड़ा दिया। देखिए समझिए बात ध्यान, 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर 105 रुपया है। कितना है? 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा लगेगा कितना? देखो नियत भाड़ा उसका x रुपया है। 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 22 रुपया है, 10 किलोमीटर का 10 22 रुपया हो जाएगा, तो 105 रुपया ये हो गया। x रुपया तो नियत भाड़ा है, 10 किलोमीटर का 10 22 रुपया हो जाएगा, तो x प्लस 10 22 बराबर 105 लिख दें। देखो पहला समीकरण बन गया। क्लियर बात है। इसके बाद देखो दूसरी बार कहीं दूसरी जगह वो जा रहा है तो उस पर 15 किलोमीटर अब की बार दूरी जा रहा है, तो 15 किलोमीटर दूरी चलने का भाड़ा 155 रुपया लगता है। देखो यहां पर लिख दें 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना लगता है, उस पर 155 रुपया लगता है। अब आप देख सकते हो 15 किलोमीटर का भाड़ा होगा कितना, नियत भाड़ा उसका x रुपया है, 15 किलोमीटर का कितना होगा, 1 किलोमीटर का 1 बाई 15 किलोमीटर का 15 बाई रुपया लग जाएगा। ये नियत तो लगना ही लगना है, 15 बाई 15 किलोमीटर का भाड़ा है, तो कुल भाड़ा बराबर 155 दिया गया है। देखो इसको हम दूसरा नंबर डाल दें। इतनी बात क्लियर हो गई। जब हमने 2 समीकरण बना लिए तो मेरे ख्याल से अब हम इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीका से निकाल सकते हैं। इन दोनों को अब कैसे हल करना है, वही पुरानी वाली प्रोसेस। किसी एक समीकरण से x का मान निकालो या y का निकालो। x का निकालोगे यहाँ रख देंगे, या y का निकालोगे तो यहाँ रख देंगे, या इससे निकालो x का तो यहाँ रख देंगे। ठीक है बात कि नहीं? तो समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। चलो समीकरण 1 से x का मान देखो ध्यान दें, x बराबर कितना हो जाएगा, 10 बाई इधर ले जाओ तो 105 में से 10 बाई घट जाएगा। ये इसको हम 3 नंबर डाल लें। समीकरण 1 से x का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 2 में लिख दें। समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखें, समीकरण 2 में लिख दें। समीकरण 2 में रखने पर इसमें रखेंगे, देखो x हमारा ज्यों का त्यों, सॉरी x का मान हम लिखेंगे 105 माइनस 10 बाई, 105 माइनस 10 बाई और प्लस 15 बाई हमें ज्यों का त्यों लिखना है, बराबर में 155 लिखना है। 15 बाई में से 10 बाई घटाओ, देखो 5 बाई बचेगा। यहाँ 105 इधर भेज दें, 155 माइनस 105 लिख दें। यहाँ देखो 5 बाई बराबर में 155 में से 105 घटा दें, कितना मिलेगा, देखो 50 मिलेगा। 5 से डिवाइड करोगे 50 बटे 5 बराबर 10। ध्यान से समझो, बाई का मान 10 निकल के आया। और इस बाई के मान को हमें कहाँ रखना है, 3 नंबर में। यहाँ लिख दें बाई का मान समीकरण 3 में लिख दें। कहाँ लिखें, 3 नंबर में लिख दें बाई का मान समीकरण
3 में रखने पर, ठीक है बात, इतनी बात क्लियर हो गई। 3 में रखें भाई, x बराबर यहां 105 माइनस 10 और y का मान कितना लिखोगे, 10 लिखोगे। तो x बराबर 105 माइनस 10 का 10 में गुणा 100, और x बराबर 105 में से 10 घटाओगे 5 बचेगा। बच्चों ये x है क्या, x का मतलब एक टेम्पू पर बैठने का नियत भाड़ा उसने 5 रुपया कर दिया, बोला बैठोगे 5 रुपया दोगे। इसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे उसका अलग से लगेगा। कितने, देखो कितना, y का मान कितना है, 10 है। y का मतलब क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। आपको यहां पर लिखना है नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा बराबर लिखना है 5 रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना लिखना है, 10 रुपया। 1 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा है और नियत भाड़ा है वो आपका 5 रुपया है। ये आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, किसी को कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगले सवाल पर आते हैं, जो आपका इसमें चौथा भाग है, सॉरी 5वां भाग है, इस पर आए। लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न बताना है। देखो भिन्न संबंधी प्रश्न जो होते हैं, भिन्न कैसी होती है, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में जो लिखी जाती है उसी को हम भिन्न कहते हैं, है ना। तो हमसे प्रश्न कहता है कि अंश में कुछ जोड़ें या कभी हर में जोड़ें तो क्या हो जाता है। ये बातें सब कुछ दी गई हैं, ध्यान से इसको पहले एक बार पढ़ लें, अच्छे से समझें, और फिर ये सब कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो 5वां इसका भाग है। इसमें लिखा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दें। पहले हम इसको भिन्न को मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश यहां मान लेते हैं x है, अंश बराबर क्या लिख दें, x लिख दें। हर बराबर क्या लिख दें, हर बराबर y लिख दें। तो आप भिन्न बराबर बताओ कितनी लिखोगे। भिन्न बराबर हम लिखेंगे x/y। भिन्न में ऊपर अंश लिखा जाता है, नीचे हर लिखा जाता है। अंश बटे हर तो होती है भिन्न, तो अंश बटे हर ये आपकी भिन्न हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पर पहली शर्त है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में, ध्यान से समझो, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। अंश और हर, ध्यान से समझो, अंश आपका ऊपर है, हर नीचे है, दोनों में हम 2-2 जोड़ दें तो यह भिन्न का मान बराबर कितना होता है, 9/11 हो जाता है। 9/11 लिख दें। इसको हल करोगे यहां से, देखो हम एक समीकरण यहां से हमें मिल जाएगा। 11 का गुणा इधर कर दें, 9 का गुणा इधर कर दें। देखो 11 का गुणा करोगे 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 लिखेंगे, बराबर 9 का करो 9y प्लस 9 दूनी 18 लिखोगे। यहां से देख सकते हो 11x माइनस का लिखें 9y, ये देखो 9y इधर ले आई, बराबर यहां लिखा है 18 और ये 22 इधर ले जाओगे, माइनस में 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक समीकरण हमें मिल रहा है 11x माइनस में 9y बराबर में -4। ठीक, -4। देखो 18 में से 22 घटाओगे -4 मिलेगा कि नहीं। एक समीकरण हमें यहां से देखो मिल गया। इसके बाद अब दूसरी शर्त से हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। दूसरी शर्त क्या है, प्रश्न की दूसरी शर्त यह है कि जो भिन्न है उसमें अब देखो क्या क्या जोड़ा गया है। भिन्न में क्या क्या जोड़ा गया है, लिखा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ध्यान से समझो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। यहाँ भी 3 जोड़ें, यहाँ भी 3 जोड़ें, दोनों में 3-3 जोड़ें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6। भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ भी बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है, क्रॉस गुणा कर दें। 6 का इधर गुणा 6x, 6 का 3 में गुणा 6 × 18, 5 का इधर 5y प्लस 5 का 3 में 5 × 15, 5 इधर ले आओ, 6x माइनस में हो जाएगा 5y। यहाँ 15 में से 18 घटाओगे तो -3 मिल जाएगा।
यहां से एक समीकरण 6x माइनस 5y बराबर -3, इस पर हम सेकेंड नंबर डाल दें। अब देखो दोनों समीकरण हमें मिल गए, पहला दूसरा। इन किन्हीं दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से हम x का मान निकालें या y का मान निकालें। मेरे ख्याल से इसको आपको करना है। क्या करना है, यहां से अथवा यहां से कहीं से भी आप x का मान निकालो या y का निकालो। यहां से निकालोगे तो यहां रखना है और यहां से निकालोगे तो यहां रखना है। और x और y के जब मान आप निकाल लोगे तो यहां रखना है, भिन्न बन जाएगी। x का मतलब उसका अंश मिल जाएगा, y का मतलब उसका हर मिल जाएगा, तो भिन्न बराबर x बटे y होती है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको आपको करना है। समीकरण हमने बना दिए, इनको दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें और x y के मान को आप यहां रख लें तो भिन्न हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए हो गया होमवर्क। आगे आपके पास अब एक अंतिम प्रश्न है, देखो इसको भी देख लें। अंतिम प्रश्न है, उसको भी देखें। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं हमने पहले भी बताया था, जब आपको हमने ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना सिखाया था तब भी बताया था कि अगर कभी उम्र संबंधी प्रश्न हो, उनको हल करने के लिए अगर वर्तमान आयु से पहले की आयु पूछी जाए तो हमें घटाना होता है, और वर्तमान आयु के बाद की आयु पूछी जाए तो हमें जोड़ना होता है। इतनी बात आपको यहाँ याद रखनी होती है। यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है बताइए। क्या करेंगे यहां पर, देखो ये आपका है 6वां नंबर पर प्रश्न। क्या करना है बच्चों, यहां पर आपको लिखना है माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर हम मान लें x वर्ष है, और उसके जो पुत्र की है वर्तमान आयु, उस आयु को हम y वर्ष लिख लें। अब देखो इनमें क्या संबंध दिया गया है। पहली शर्त है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रें पहले निकालो, फिर इसके बाद बात करेंगे। हमें यहां लिखना है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी बताओ, जैकब की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद की बात चलने लगी है, तो जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद का मतलब जोड़ना है, x में यहाँ 5 जोड़ दें। 5 वर्ष बाद की पूछी ना। आज जैसे आप 15 वर्ष हो, 15 वर्ष के हो, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे, तो आपको बताना है 15 में 5 जोड़ के बताना है, तभी तो आप बता सकते हो 20 वर्ष के हो जाएंगे। आज 15 वर्ष के हो, 5 वर्ष बाद आप 20 वर्ष के हो जाओगे, 5 जोड़ना है। ठीक है, इसी प्रकार आज जैकब की आयु x वर्ष है, और 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ना है। 5 वर्ष बाद की आयु जैकब की हो गई, और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 22 + 5 हो जाएगी। आज उसकी पुत्र की उम्र 22 वर्ष है, 5 वर्ष बाद 5 इसमें जोड़ दें, तो ये 5 वर्ष बाद की जैकब के पुत्र की आयु हो जाएगी। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, जैसा प्रश्न कहे बस हमें वैसा ही करना है। क्या कहता है, जैकब की आयु कितनी है, जैकब की आयु किससे कितनी कौन गुना है देख के बताएंगे। जैकब की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की कितनी गुनी लिखा है देख लेते हैं। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी, 3 गुणे पुत्र की आयु, ऐसा हो जाएगा। ऐसा आपसे प्रश्न कहता है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो भाई जैकब की आयु देखो ये लिखी है x + 5 बराबर 3 गुणे पुत्र की आयु लिखा है y + 5, और यहां से देखो x + 5 बराबर 3 का गुणा करो, 3y + 3 पंचे 15 लिखना है। तो यहां से देख सकते हो x माइनस में लिखेंगे 3y, और बराबर में 15 में से 5 घटा दो, +5 इधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 15 में से 5 घटाओगे 10 बचेगा। देखो पहला इक्वेशन बन गया। कोई डाउट किसी को, एक इक्वेशन हमने तैयार कर लिया। अब देखो दूसरी शर्त समझो,
5 वर्ष पहले की उम्र में तो एक संबंध हमारा निकल के आ गया, 5 वर्ष बाद की उम्र में एक संबंध निकल के आया। अब यहां कह रहा है 5 वर्ष पूर्व की उम्र में भी संबंध है, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र पहले अब निकाल लें। यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्रें देखो, जैकब की कितनी होगी, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की निकलवा रहा, पहले का मतलब घटाना पड़ेगा, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु आज है x वर्ष, 5 वर्ष 5 घटा दो, 5 वर्ष पहले की आयु पूछा है, ठीक है। इसी प्रकार उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहां पर y - 5 लिखेंगे। 5 वर्ष पहले की दोनों की हमने उम्रें निकाल ली। अब प्रश्न के ये कहता है कि 5 वर्ष पहले की जो उम्रें हैं उनमें क्या संबंध है, उसमें प्रश्न के अनुसार क्या संबंध है, तो आप यहां लिखोगे प्रश्नानुसार क्या संबंध है। देखो प्रश्न के अनुसार संबंध लिखा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कितनी 7 गुनी, मतलब जैकब की आयु बराबर हमें यहां लिखना है जैकब की आयु बराबर 7 गुणे पुत्र की आयु, ठीक है। ये हमारा प्रश्न कहता है जैकब की आयु कितनी है, देखो x - 5 है बराबर 7 गुणे पुत्र की आयु कितनी है y - 5 है, तो यहां से देखो एक समीकरण अब बन जाएगा, बस फिर दोनों को हल करना है। x - 5 ठीक लिखा है बराबर, यहां देखो 7 से गुणा करोगे 7y माइनस 7 से गुणा करोगे 7 × 5 = 35, और यहां देखो x - 5 बराबर यहां लिखोगे, एक काम करते हो इधर ले आओ 7y इधर ले आओगे, माइनस में 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का हो जाएगा 5, ये माइनस का 5 इधर भेज दिया, तो x - 7y बराबर माइनस का 30 मिल जाएगा। देखो इस पर हम सेकंड नंबर डाल दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करो प्रतिस्थापन विधि से, और x और y के मान ज्ञात कर सकते हो। तो x का मान का मतलब जैकब की आयु है और y का मान का मतलब पुत्र की आयु है, ठीक है। क्या इसको कर सकते हो, चलो करके दिखा देते हैं। अंतिम प्रश्न है, तो यहां से देखो इन दोनों को हल करने के लिए x का मान या तो यहां से निकालो या यहां से निकालो, एक समीकरण से निकालना, चलो इसी से निकालते हैं। समीकरण 2 से x बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 7 इधर ले जाओ, 7y प्लस का हो जाएगा माइनस में 30, और यहां कहां लिखना है, इस पर हम एक नया नंबर 3 डाल लें। x का मान समीकरण 1 में लिख दें, कहां लिखेंगे 1 में, रखो यहां पर देखो x के जगह पर हमें लिखना है 7y - 3, 7y - 30 लिखना है, माइनस 3y हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर में 10 लिखना है, ठीक है। अब यहां देखो 7y में से 3y घटा के लिखना है 4y बराबर, ये माइनस 30 इधर ले जाओ, प्लस 30 और प्लस 10, ये प्लस 10, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 30 10 40, और y बराबर हो जाएगा 40/4 मतलब 10 हो जाएगा। y का मान 10 आपको कहां लिखना है, y का मान समीकरण 3 में लिखना है। समीकरण 3 में रखने पर तो रखोगे यहां पर देखो x का मान निकल आएगा, x बराबर 7 × y का मान हम 10 लिखेंगे, माइनस में 30 लिखेंगे, तो x बराबर 7 नहीं 70, 70 में से 30 घटाओगे तो 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखो x बराबर 40 मिल रहा है, y बराबर हमें 10 मिल रहा है। x का मतलब क्या है, x का मतलब जैकब की आयु है 40 वर्ष, जैकब उनके पिताजी हैं, ठीक है, उनकी उम्र कितनी है 40 वर्ष है, तो आपको यहां लिखना है जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष लिखनी है, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर ना दिख रहा है तो आप समझ लो, जैकब की आयु 40 वर्ष है और उनके पुत्र की आयु कितनी है, आपको लिखनी है 10 वर्ष का पुत्र है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्लियर बच्चों, हो गया। तो ये अंतिम प्रश्न था इस एक्सरसाइज 3.3 का। उम्मीद है कि बच्चों सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट शायद नहीं होगा, और यदि कोई है भी तो निसंकोच हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, ठीक है, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं।
अगली वाली एक्सरसाइज होगी विलोपन विधि से समीकरणों का हल करना सीखना है। विलोपन विधि से जो कि एक्सरसाइज होगी 3.4, इसको हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो बच्चों वही कहेंगे, भैया खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते जरूर रहो, पढ़ने में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।